कहाँ रह रहा था, यहाँ तो मैं घर में पानी नहीं आता मैं इसकी टेंशन में होता हूँ, यहाँ बिजली नहीं आती मैं इसकी टेंशन में होता हूँ। मैं ऑयल ही अगर ऑयल ही देना बंद कर दे सऊदी अरब नेट से और यहाँ पर डॉलर्स नहीं ऑयल खरीदे तो आपके मुझसे ऑयल खत्म। श्रीलंका में जो हुआ था, आप अगर रिकॉल करें कौन करता है ये, कैसे डॉलर कम ज्यादा कैसे क्यों करता है, कैसे होता है? अब देखिए गोल्ड तो पूरी दुनिया में हिस्ट्री का है और तारीफ होता है। इवन यूएस में कोविड आया था तो गोल्ड के प्राइस $1200 पर आउंस थे, तो इंक्रीज होकर $2000 पर आउंस पर कोविड के अंदर। Hello and welcome back to my podcast show, the Ehsan Khan show, and today I'm privileged क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि हाईली नॉलेजेबल हैं एंड देखने में और वैसे भी हाईली यंग है एंड हाईली एजुकेटेड है, तो दे आर लॉट ऑफ हाईली इन हिज पर्सनालिटी। तो आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद नबील अशरफ साहब से। सो आइए उनसे मिलते हैं जिन्होंने पीएचडी किया है इन एडमिनिस्ट्रेशन और इनका जो फाइनेंस में इनकी एक्सपर्टीज है, मेजर इनका फाइनेंस है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अशरफ साहब से। इज वेरी यंग गाय, सो लेट्स मीट हिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, वी आर प्रिविलेज्ड। मैंने बहुत सारे पीएचडी डॉक्टरों से मिला हूं, लेकिन मेरे ख्याल में यू आर द यंगेस्ट पीएचडी आई हैव एवर सीन। यंगेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेरी स्टडीज में भी गैप नहीं आया था, तो कंटिन्यूअसली करते यहाँ यू आर वेरी यंग, क्योंकि मैं जब मुझे पता चला कि मेरी मुलाकात एक फाइनेंस के एक्सपर्ट डॉक्टर साहब से हो रही है, तो मैंने एक परसेप्शन अलग बनाया हुआ था आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए, लेकिन यू आर वेरी यंग माशाल्लाह। तो इतनी जल्दी उम्र में इतनी सारी चीजें अचीव करके कैसा लगता है आपको डॉक्टर साहब? यू नो यू आर सच अ यंग गाय योरसेल्फ एंड अचीव सो मच इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बैचलर भारी पड़ जाता है आपने तो मास्टर्स भी किया, फिर पीएचडी भी किया। सो व्हाट वाज व्हिच इंस्पायर यू टुवर्ड्स ऑल दिस एजुकेशन पाथवे? जब असल में बचपन से ना, जब मैं पढ़ रहा था तब से मुझे टीचर बनने का शौक था। अच्छा, मतलब ये चीज मैंने पहले से डिसाइड कर ली थी कि मुझे बनना टीचर है। वाह। अब उसके बाद जब मेरी पढ़ाई बीबीए कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट के बाद जो मेरे टीचर हैं प्रोफेसर डॉक्टर शकील हसन साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा मैं टीचिंग में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे विजिटिंग फैकल्टी पे एक कोर्स ऑफर कर दिया। वाह। और उस वक्त जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बीबीए कंप्लीट ही किया था, यानी कि बीबीए का बच्चा था मैं, एक स्टूडेंट, और जी कंप्लीट करते ही मैं पढ़ाना शुरू हो गया विजिटिंग पे। क्या बात। फॉरेन से जब मैंने वो कोर्स पढ़ाया तो मुझे पता लगा मेरा इंटरेस्ट तो असल इधर है, मुझे मजा आ रहा है काम करने में, पढ़ने में। वाह। तो मैंने फॉरेन से जो है वो मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो मैंने वो मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद जो है वो एचएससी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। उन्होंने कहा भाई हमें 16 इयर्स नहीं, अब हमें 18 इयर्स चाहिए टीचिंग के लिए, और तब तक मेरा मास्टर्स हो चुका था, तो मैं फिर पढ़ाना शुरू हो गया। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मैंने कहा कि अगर ग्रोथ आपको चाहिए टीचिंग में, अगर ग्रो करना है तो यू नीड टू हैव अ पीएचडी एंड दैट इज मस्ट इन टीचिंग इन ऑर्डर टू ग्रो। तो फिर मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ये कि मुझे पीएचडी करना पड़ेगा। तो मैंने फिर बगैर गैप दिए मैंने फॉरेन से पीएचडी में एनरोलमेंट ले ली और 18 में मेरा पीएचडी शुरू हो गया था। और उसके बाद मैंने जो है वो रिसेंटली 2022 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया। तो पीएचडी कंप्लीट हुआ तो फिर वो वाकई उसका एक फ़ायदा हुआ टीचिंग में, क्योंकि जब आप नई टीचिंग में पीएचडी करते हैं तो उसमें ग्रोथ काफ़ी हो जाती है। तो फिर मुझे डिफरेंट जगहों से ऑफर्स भी आए, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जहाँ आज मौजूद हूँ फिर मैंने ये ठीक है। तो ये चले आपके बारे में बातें हो गई, अब जरा चलते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। तो मैंने सर एक रिसेंट खबर सुनी थी, पाकिस्तान में ही एक चैनल ने, ऑफ कोर्स वी वुडंट कॉल द चैनल नेम, बट उसमें एक ट्रिगर चला था कि जनाब पाकिस्तान के जिसके भी पास पैसे रखे हुए हैं 3 लाख से कुछ 4 लाख से ज्यादा, वो पैसे रह जाएंगे, बाकी जितने भी पैसे हैं तो वो बैंक करप्ट हो सकता है पाकिस्तान। कुछ इस तरह का सिलसिला खबरों में आया भी, शायद आपकी नजरों से गुजरी होगी बात। तो वो क्या इस तरह की, ये हमारा पैसा सेव है ना बैंकों में? वैसे हमारा पास तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनके पास सेव है कि नहीं? अच्छा, अगर हम अभी 2-3 साल पहले चले जाएं 2020 से पहले जी, तो आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन उस वक्त हमारे पास भी 5 लाख का जो प्रोटेक्शन है, 5 लाख का, सॉरी, यस, वो भी नहीं था। ओके। तो इसका मतलब है एक चीज हमें पता ही नहीं है। ये हुआ, ये चक्कर है कि जब स्टेट बैंक के उन्होंने जब आके जी हमारे असेंबली के अंदर ये बात बताई, ऐसे ही उनका मकसद कुछ और था, लेकिन मीडिया ने उसको गलत समझा कुछ और। अच्छा, जब मीडिया ने समझा, क्योंकि हर कोई फाइनेंस से ताल्लुक नहीं होता किसी का, ना कोई हर कोई इकोनॉमिस्ट होता। जब उनको पता लगा कि इसका मतलब है 5 लाख के डिपॉजिट जो है वो इंश्योर्ड है, वो सेफ है स्टेट बैंक की तरफ से, बाकी नहीं है, तो इसका मतलब बाकी पैसे मेरे खतरे में क्या? लोगों ने इसका सवाल किया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उनको ये नहीं पता था कि ये 5 लाख की हमारे यहाँ ये एडिशनल लेयर है, एडिशनल सिक्योरिटी लेयर लगाई गई है जो पहले नहीं थी।
ओके यानी कि ओके अगर आप 2020 से पहले की बात करें तो ये 5 लाख की जो लेयर layer भी थी, थी। ये भी नहीं थी पहले। ओके और पहले हम अपने आप को सेफ समझते थे और अब ये एडिशनल लेयर लगाई गई, यानी कि कम से कम एटलीस्ट 5 लाख तो आपको स्टेट बैंक वो इंश्योर Okay, करते हैं इन केस ऑफ okay. बैंक्रप्सी, इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपको हाँ। ये तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसका कतई इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपके पैसे जो है वो सिक्योर नहीं है 5 लाख से ज्यादा, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं तो ये people who have got more than 5 लाख रुपए in the बिल्कुल account safe they can feel safe है। और अगर आप इसको लिंक करें न्यूज से जी। तो आप रिकॉल करें तो आप देखें कि उन्होंने फिर जो मीडिया पे आके स्टेट बैंक ने अपने उसमें भी बताया ये बात, उनके जो स्पोक्स पर्सन है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। ये बात असेंबली में भी बताई गई फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और दूसरी भी, कि ये बात को मीडिया ने गलत तरीके से, तो जब ये बात की मीडिया पे की जी। गई तो लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला, डर गए लोग। हाँ क्योंकि ये बात सुनी भी नहीं थी पहले, ये बात किसी को पता नहीं थी। जिनको पता थी उनको तो पता था, हाँ। लेकिन जिन्होंने ये बात इससे पहले नहीं सुनी थी वो डर गए। उन्होंने कहा यार अगर ऐसा बोल रहे हैं ये इसका मतलब हमारा पैसा खतरा है। और जिनको अभी भी नहीं पता वो अब क्लियर हो जाएगी इस पॉडकास्ट के जरिए। ये एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी ओके परफेक्ट। इसका ताल्लुक उससे नहीं है आपका, यानी कि पहले से कुछ हद तक और हम बेहतर आ रहे हैं। जी सर मुझे ये बताएं नबील भाई कि कोई भी कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन जनरल, पर कोई भी कंट्री बैंकरप्ट क्यों होती है और क्या वजूहात होती है बैंकरप्सी के पीछे? जैसे अभी हमने पिछले दिनों श्रीलंका को देखा, तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ एनी कंट्री गेट बैंकरप्ट? अब देखिए यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम कोई भी चीज, अगर हम एक टर्म यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेफिसिट का नाम हमने पाकिस्तान में बहुत सुना है। ये सरप्लस भी होता है, ये डेफिसिट भी होता है। ये होता क्या है? ये होता है कि हम ना दुनिया में दूसरे मुल्कों से कुछ चीजें खरीद रहे हैं और कुछ चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, जो चीजें हम बेचते हैं उनको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, जो चीजें हम खरीदते हैं उनको हम कहते हैं इंपोर्ट। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे डॉलर देने होंगे और देकर वो चीज खरीदनी होगी, बोल ऐसे तो मुझे डॉलर मेरे पास से जा रहे होंगे। और अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो लोग मेरी करेंसी की डिमांड करेंगे, रुपये की, और वो मुझसे खरीदेंगे तो वो मुझे उसके अगेंस्ट डॉलर पे करेंगे। ठीक है। और मुझसे क्या लेंगे? वो मेरी करेंसी लेंगे ताकि वो मुझसे चीजें खरीद सकें। करेक्ट। तो एक्सपोर्ट करने में मेरे पास डॉलर आता है और इंपोर्ट करने से मेरे पास से डॉलर जाता है। ठीक है। अब इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। ओके। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंपोनेंट होता है, इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट होता ही है कि अगर मान लें, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 150 रुपए की चीजें खरीदी हैं दूसरे मुल्कों से और 100 रुपए की चीजें बेची हैं, तो 50 रुपए का डेफिसिट आ रहा है। ओके। क्योंकि मुझे जो पैसे मिले हैं चीजें बेचकर वो मिले हैं 100 रुपए, और जो चीजें मैंने खरीदनी है जिसके लिए मैं पैसे आगे दे रहा हूँ दूसरे मुल्कों को वो दे रहा हूँ 150 रुपए। ओके। तो 100 रुपए कमा के मैं 150 रुपए कैसे खर्च कर सकता हूँ? ओके। हाँ, तो लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। ओके। तो हमारे यहाँ ये कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके। अब ये डेफिसिट क्रिएट हो गया। अब सवाल ये आता है जब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, कमाई में कम रहा हूँ 100 रुपए, तो मैं 150 खर्च कर कैसे रहा? करेक्ट। ऐसे अब ये आ कहाँ से रहे? करेक्ट। तो इसके लिए हम जाते हैं लोन लेने के लिए। अब हम जाते हैं इसके लिए IMF के पास। अच्छा, IMF और वर्ल्ड बैंक दो इदारे हैं जो हमें लोन देते हैं, और भी खैर बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन मैं दो की मेजर जो है मेजर। वर्ल्ड बैंक का लोन अच्छा होता है, IMF का लोन हम थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन होती है इसकी, हम समझते हैं कि यार वो ना लो, वर्ल्ड बैंक वाला अच्छा है, वो हर एक वो ले लो। Which is right? बिल्कुल बिल्कुल which is right, absolutely right। अच्छा, रीजन भी कि वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो देता है डेवलपमेंट फंड होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। वो कहता है कि अपने मुल्क में आपको डेवलपमेंट करनी है तो लोन मुझसे ले। इन शॉर्ट मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो वर्ल्ड बैंक लोन देता है, हमें कहता है ये पैसे लो, इन्वेस्ट करो, पैसे कमाओ, वापस करो। ओके। तो मुझे फायदा है, मैंने पैसे लिए, लेट से लगाए, उस पर रिटर्न आया, मैंने आपको वापस कर दिया। करेक्ट। डेवलपमेंट हो रही है मुल्क में, ठीक है, फायदा हो रहा है, और पैसे जो आपको देने हैं वो भी मुल्क से निकाल के दे रहा हूँ, वो भी ऐसे। तो निकालने का तरीका भी है पैसे। बिल्कुल सही बात। IMF ये होता है कि ऑन द अदर हैंड जिसके पास हम जाते हैं इसको बहुत बुरा समझा जाता है हमारे। IMF के पास हम तब जाते हैं जब हमारे मुल्क का अखराजात यानी कि हमारे घर का खर्चा ना चले। ऐसा ही है। अब लेट से हमारे पास हम 100 रुपए की चीजें बेच रहे हैं, अर्निंग है हमारी 100 रुपए, और चीजें खरीद रहे हैं हम अपने घर के लिए, वो खरीद रहे हैं 150 की। अब 50 रुपए कहाँ से आएंगे? तो अब वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा। ओके। वर्ल्ड बैंक कह रहा है मैं तो तुम्हें लोन दे रहा था डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपमेंट थोड़ी है, ये तो आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा। तो खर्चा ना चलाने के लिए IMF कहता है हम आपको लोन देंगे। ओके। अब IMF जब लोन देता है तो IMF कहता है भाई ये लोन मुझे वापस कैसे करोगे आप, क्योंकि आपकी तो इनकम है ही नहीं इतनी। सही बात। इनकम तो वही 100 रुपए कमा रहे हो, सही बात। मुझे वापस कैसे करोगे आप? करेक्ट करेक्ट। तो IMF कहता है कि भाई रिफॉर्म्स करो अपनी इकोनॉमी में। आप एक काम ये करें, लेट से आप वो कहता है कि भाई आप ना पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस बढ़ाएं। ओके। अगर आप पेट्रोल पे टैक्सेस बढ़ाएंगे तो मुझे वापस कर देना लेके पैसे आवाम से। ओके। वो कहता है आप बिजली के ऊपर टैक्सेस बढ़ाएं, क्योंकि जब आप बिजली पे पैसे बढ़ाएंगे तो आप आवाम से लेके मुझे वापस कर देना। ओके। अब आता है आवाम के ऊपर प्रेशर। ओके। तो जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि भाई आवाम के ऊपर अगर प्रेशर आया तो हमें वोट नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। तो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि वो IMF को अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं IMF के पास जाएंगे तो आवाम पे आएगा बर्डन। जाते हैं। हाँ, तो मजबूरी है क्योंकि हमें वो लोन कहाँ से मिलेगा? अब हम चले गए, लेट से हम नहीं जा रहे थे पहले, तो हम चले गए थे चाइना के पास, हम चले गए थे सऊदी अरब के पास। हमने कहा जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हमने कहा कि भाई ये हमें लोन दे
हाँ। आपने सुना होगा न्यूज़ में। हाँ सुना था। तो अब उन्होंने ये कहा वो दे तो देते हैं हमें लोन, हाँ। लेकिन अब उनको भी ये कंसर्न है कि भाई ये लोन वापस कैसे होगा। वापस करते हैं वैसे जो IMF को लेते हैं, लोन लेते हैं, उनको वापस करते हैं? करना होता है, करना होता है, एक एपिसोड होती है। बिल्कुल, मैं इस पे आ रहा हूँ जो आपने सवाल श्रीलंका वाले किया। हाँ। तो अगर हम फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाते हैं, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो ये हमें लोन तो बेशक देते हैं, लेकिन अब इनको भी इस बार ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई ये लोन हमें खतरा है, पाकिस्तान की कंडीशन बहुत बुरी है, तो ये लोन हमें पता नहीं वापस मिले ना मिले। ओह माय तो गॉड। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको तब लोन देंगे जब आप IMF से डील कर दो, पहले IMF से एक दफ़ा वो साइन कर लो कॉन्ट्रैक्ट, IMF आपको दे दे पैसे, हम भी दे देंगे। तो उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले IMF क्लियर करेगा आपको, फिर हम करेंगे। ओके। अच्छा, IMF जो है वो शराइत के बगैर क्लियर नहीं करता। ओके। तो IMF ने कहा हम तो क्लियर करने को तैयार हैं, लेकिन आप एक काम करें, आप अपने जो रुपीस की वैल्यू है इसको आपने पकड़ के रखा हुआ था उस वक्त 235 में, हाँ। आप इसको फ्री फ्लोट छोड़ दें, इसकी वैल्यू को आप डिटरमिन करने दें मार्केट को, आप खुद ना रोक के रखें हाँ। आर्टिफिशियल तरीके से। हाँ। और बहुत सारी शराइत लगा दी, जैसा कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ाएं, हाँ। जैसा कि बिजली पे पैसे बढ़ाएं, तो गैस पे भी आपने देखा पड़ेगा, जी हाँ। आपने बिल आया होगा तो आपको अंदाजा होगा। जी ऐसे ही है। तो इस पे भी बढ़ाएं। तो IMF ने जब ये शराइत लगा दी तो अब पॉलिटिशियन डरते हैं कि भाई अगर हम ये काम करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि अगर नहीं किया तो उसका नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि आपके पास डॉलर नहीं है, आपके पास कोलैप्स कर पैसे, जाएंगे आप। आप सेविंग से निकाल के पैसे खर्च कर रहे हो। वो जो 100 रुपए में कमा रहा था और 150 रुपए में पे कर रहा हूँ, जो 50 रुपए का डेफिसिट आ रहा था वो मैं अपनी सेविंग से निकाल के खर्च कर रहा हूँ। सेविंग्स को हम कहते हैं फॉरेन रिजर्व, ओके। जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन कहते हैं। एक्सचेंज बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो रिजर्व हमारे जो होते जा रहे हैं डिप्लीट, खत्म होते जा रहे हैं। अब इस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कोई 7 अरब के करीब है, 7 अरब डॉलर। ओके। ये 7 अरब डॉलर शायद आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया के पास कोई 600 प्लस बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है। 600 मिलियन बिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर के हमारे पास 7 है। अच्छा, अगर आप सिर्फ हम इसको भी छोड़ दें, तो अगर हम इसको कंपेयर करें किसी मल्टीनेशनल फर्म से, तो यानी कि अगर हम एप्पल की बात करें, हम अमेज़न की बात करें, ये वो कंपनी है जिनकी वैल्यू 1000 अरब डॉलर की एक कंपनी। वाह। तो हम सिर्फ एक मुल्क की बात करें तो पूरे मुल्क में सेविंग्स सिर्फ 7 बिलियन डॉलर, और एक कंपनी की वैल्यू सिर्फ 1000 बिलियन डॉलर। अगर आप मॉडर्ना और फाइजर का कोविड के बाद प्रॉफिट का मेजर करें तो 15 अरब डॉलर का उन्होंने अपना प्रॉफिट वो किया था रिपोर्ट। तो 15 अरब डॉलर अगर आप लगाएं तो 15 अरब डॉलर एक कंपनी कमा रही है रेवेन्यू की फॉर्म में, और अगर उसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान पूरे मुल्क से, तो हमारे पास सेविंग सिर्फ 7 बिलियन है। तो हम बहुत पीछे हैं अगर आप कंपेयर करें। चाइना के पास कोई 3000 प्लस बिलियन डॉलर्स के रिजर्व है, तो बाकी कंट्री से कंपेयर करें हमारे रिजर्व नो मैच, कोई मैच नहीं, और पैसे कम है। तो अब होता क्या है, जब हम वो 50 रुपए का डेफिसिट अपनी सेविंग में से पूरा कर रहे होते हैं तो सेविंग कम होती है, तो कम होते 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 ये विद टाइम हमारी कम हुई है जो हमारी सेविंग है। यानी कि टाइम अच्छा, ये अगर हम 10 साल पहले चले जाए तो ये बेहतर था। 10 साल क्या 5 साल पहले देख लें उठा के। ओह माय गॉड। पॉलिटिकल सिनेरियोस की वजह से ऐसा हुआ कि पॉलिटिशियंस ने कहा हम IMF के पास जाएंगे और पेट्रोल के पैसे बढ़ा देंगे और डॉलर को ऊपर कर देंगे। तो सर अगर ये कोई भी, अगर आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कोई भी हमारी सेविंग खत्म हो जाती है तो वी आर टुवर्ड्स द बैंकरप्सी। हाँ ऐसे ही। अब होता क्या है, लेट्स से अब सेविंग होने लगी खत्म, हाँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला या तो IMF की बातें मान लूं, लोन ले लूं, फिर ले दूसरा लूंगा। ये है कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊं। डिफॉल्ट का मतलब ये मैं मना कर दूं, आई एम सॉरी, मैंने लोन जिनसे भी लिया था मैं वापस नहीं कर सकता। ओके, फिर क्या होता है? अब हम हो गए डिफॉल्ट। अब जब डिफॉल्ट कर गए तो हमने लोगों को मना कर दिया तुम्हारा कर्ज हम वापस नहीं कर सकते। ठीक है। इसके सीवियर रिपरकशंस होते हैं। वो क्यों? वो इसलिए हम डिपेंडेंट हैं इस पर पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हाँ। ऑयल हम बाहर से खरीद रहे हैं, हाँ। रॉ मटेरियल बाहर से आता है, सारी चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ। तो अगर आप पैसे देने से मना कर दोगे तो कोई आपके साथ ट्रेड करेगा नहीं। आइसोलेट हो जाओगे। आप मुल्क में ऑयल ही, अगर ऑयल ही देना बंद कर दे सऊदी अरब नेट से, हाँ। और यहाँ पर डॉलर्स नहीं ऑयल खरीदने के, तो आपके मुल्क से ऑयल खत्म हो गया। श्रीलंका में जो हुआ था, आप अगर रिकॉल करें, हाँ। तो तो हाउ डिड दे रिकवर सर? मतलब श्रीलंका रिकवर कर चुका है या मतलब कर रहा है? हाँ कर रहा है वो रिकवर, और उसने बेल आउट पैकेज साइन कर लिया। श्रीलंका ने बेल आउट पैकेज, वो क्या चीज होती है? IMF के साथ। अब IMF से उसने कहा भाई गलती हो गई, जो कुछ था डिफॉल्ट तो हो गया। हाँ। अब IMF के पास वो पहुंच गया, उन्होंने कहा भाई हमें कुछ भी करके इससे निकालो, हमें लोन चाहिए। ओके। तो IMF ने फिर अपनी कंडीशंस रखी, इन कंडीशंस पे हम लोन देंगे। ओके। तो अब जब डिफॉल्ट कर जाते हो तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ओके, IMF। तो अब आपने कहा IMF से ठीक है चलो भाई हम मान लेते हैं, और हमने भी यही किया। अगर आप देखें 235 पे हमारा डॉलर था और एक दिन के अंदर वो 270 पे आ गया। आई कैसे डॉलर का आगे पीछे इन्फ्लेशन क्यों होती है? वैसे फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन कैसे होती है? आपको बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है कि एक्सचेंज रेट किस तरह डिटरमिन किया जाता है। डॉलर की वैल्यू 230 होगी। हाँ, कौन करता है ये? कैसे डॉलर कम ज्यादा कैसे क्यों करता है? कैसे होता है? इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का। लेट्स से मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए कि अगर आपके पास डॉलर्स मौजूद हैं और किसी के पास नहीं,
ठीक है, तो सब आपसे डिमांड करेंगे भाई डॉलर मुझे भी, इन्हें भी चाहिए, ये भी बाहर जाना चाह रहे हैं, सही कोई है। काम है इनको, उम्रा करना है, हज करना है, ठीक है, मुझे पढ़ने जाना है, मैं भी डॉलर आपसे लूंगा, सही है, किसी और को कोई चीज खरीदनी है बाहर से, वो भी डॉलर आपसे लेगा। सही है, तो आपके पास डॉलर के मांगने वाले ज्यादा हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डॉलर लिमिटेड है आपके पास। ऐसे ही है, तो आप कहेंगे भाई मैं तो नहीं दूंगा, तो आप उसको देंगे जो आपको सबसे ज्यादा पैसे दे रहा होगा ऐसे ही है, डॉलर के अगेंस्ट। ऐसे तो ही है। एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में गोल्ड खरीदना कारोबार की हैसियत से आ गया है शाम, हाउ सेफ इट इज टू बाय अ गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट? हाँ, अब देखिए गोल्ड तो पूरी दुनिया में हिस्ट्री का है, अगर आप तारीख उठाएं, इवन यूएस में कोविड आया था तो गोल्ड के प्राइस $1200 पर आउंस थे, वो इंक्रीज होकर $2000 पर आउंस पहुंच गए कोविड के अंदर। ओके, क्योंकि जब ये जो हम करेंसी यूज करते हैं ना, इसको हम कहते हैं फियाट मनी। फियाट का मतलब, ये वर्ड निकला है फिड्यूशियरी से, जिसका मतलब है ट्रस्ट। ओके, इसका मतलब है पाकिस्तानी रुपीस का आज आपके पास नोट है 5000 का, या डॉलर है आपके पास 100, ये डॉलर आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? क्योंकि उसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। हाँ, क्या उस डॉलर की या रुपीस की जो हमारे वॉलेट में आज मौजूद है, क्या उस नोट की अपनी कोई वैल्यू है? नहीं, नहीं, वो कागज है सिर्फ। ऐसे ही, लेकिन आप उसको 5000 के बराबर एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब है क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं Trust कि करते स्टेट बैंक ने गारंटी ली है। ऐसे ही, वो करेक्ट, आप उस स्टेट बैंक की स्टैम्प की बात कर रहे हैं, करेक्ट, आप उस पर मान रहे हैं। ऐसे ही, तो अगर आपका ये ट्रस्ट वीक हो जाए स्टेट बैंक के ऊपर से, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जो भी कुछ है निकालो, हम्म, निकाल कर वो चीज लो जिस पे ट्रस्ट हो। अच्छा, जितनी करेंसी हम यूज करते हैं इंक्लूडिंग डॉलर, ये फियाट मनी है। फर्क इतना है कि ट्रस्ट पे चलती है। हाँ, फर्क इतना है कि आप कहते हो हमें अमेरिका पे ज्यादा ट्रस्ट है बनिस्बत पाकिस्तान के, ऐसे ही। तो आप डॉलर खरीद लेते हो। लेकिन डॉलर को भी गोल्ड बैक नहीं करना, हाँ, डॉलर भी सिर्फ एक पेपर करेंसी है, हाँ, उसके पीछे कुछ नहीं है। तो हाँ। लेकिन आपको सिर्फ ट्रस्ट है हाँ। यूएस पे, तो आप खरीद लेते हो। हाँ, तो जब आप बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड एक रियल कमोडिटी है, यानी कि आप पत्थरों के दौर में भी पहुंच जाए तो गोल्ड इस्तेमाल हाँ। होता था और होता रहेगा। करेक्ट, हाँ, गोल्ड की अपनी वैल्यू है, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। हाँ, तो पूरी दुनिया में ये होता है, मैं आपको यूएस की एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान नहीं। हाँ, वहां पे लोगों ने ये किया, जब उन्होंने देखा कोविड आया, बिजनेस बंद हो गए, हाँ। उन्होंने कहा भाई डॉलर पे भी खतरा है, ओके, डॉलर पे भी खतरा है यूएस सिटीजंस ने। हाँ। उन्होंने कहा गोल्ड खरीदना शुरू किया। वाह, तो उन्होंने अपना पैसा निकाला इवन फ्रॉम द डॉलर्स, और कहां पे इन्वेस्ट करना शुरू किया? गोल्ड में। और गोल्ड के प्राइसेस $1200 पर आउंस से जो है वो इंक्रीज होकर $2000 पर। सर आप ये कह रहे हैं कि गोल्ड कभी भी किसी भी दौर में किसी भी रेट पे खरीदना अक्लमंदगी है? हाँ, लेकिन उसके पीछे हमारी इकोनॉमी काम करती है। लेट्स से हाँ। इस वक्त जिस कंडीशन में हम जा रहे हैं रिसेशन पे, तो अभी जरूरी है कि हम गोल्ड खरीदें। गोल्ड खरीदे, हाँ, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, हम्म, बहुत हमारी इकोनॉमिक कंडीशन फ्लरिश प्रॉस्पेरिटी, कर रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यार मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ अगर, तो मेरा रिटर्न मान लीजिए 15-20% हो रहा है। हम्म, आप कहेंगे मैं कारोबार करता हूँ तो मेरा रिटर्न 50% हो रहा है। वो कर लेता हूँ, तो कारोबार करें ना, रिटर्न गोल्ड में क्या है? फिर आप गोल्ड को बेचना शुरू करेंगे, गोल्ड के प्राइस कम होना शुरू होंगे, हम्म। और जो कारोबार है वो फ्लरिश करेंगे। सर ये बताइए मुझे, पूछूंगा वैसे, आई डोंट नो ये रिलेट करता ही नहीं करता फाइनेंस से। पाकिस्तान में लोग जो आप जैसे क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी फर्स्ट थिंकिंग आती है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान। तो आपका बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और टीचर, आपके बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे होंगे, कभी आपके दिल में, पहले तो आपसे पूछूंगा मैं कि आपके दिल में आता है कि अभी हम बाहर चले जाएं, या फिर क्यों जाते हैं लोग मुल्क छोड़ के? लेकिन चूंकि माशाल्लाह आप इस फील्ड में हैं, तो हाँ। आपको तो मुझसे कहीं ज्यादा जी। एक्सपीरियंस है। जी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम भी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, हाँ। तो किसी तरीके से हम निकल जाएं। जी, तो ऐसा क्या रीजन है? ऐसा क्या छोड़ रीजन? के जी, क्यों जी, जाना चाहते हैं? जी, अब उसके पीछे देखें हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन, मैंने आपको बताया कि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं, अब अगर इसको सिर्फ समझिएगा, उसी से लिंक करते हैं इंटरेस्ट जी, रेट। जी, 27% पे मुझे गाड़ी मिल रही है, तो मैंने गाड़ी नहीं खरीदी। जब मैं गाड़ी नहीं खरीदा, तो जो कंपनी गाड़ी बना रही है उसने कहा गाड़ी बिकी नहीं, तो क्यों बनाया? सही बात उसने है, अपनी प्रोडक्शन कम कर दी। सही बात, जब वो 4 फैक्ट्री से प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 2 बंद कर दी। करेक्ट, उन 2 फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए, उनको Correct. नौकरियां नहीं मिल रही। करेक्ट, अब जिनको नौकरी दे रही है, जो जो कंपनीज काम कर रही हैं, अब उनके पास ना एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज्यादा लोग आ गए, खड़े हो गए। अब वो कहते हैं कि अगर एक एमबीए उनको मिल रहा है 50,000 में, तो वो 1 लाख क्यों पे करेंगे किसी? सही बात है, वो कहते हैं यही काम मेरा, ये 50,000 में कर देगा, सही बात है, बेरोजगारी की वजह से। तो वो कहते हैं अब जब ये हाल होगा, तो 50,000 में जो बेचारा कमा रहा है इतना पढ़ लिख के, एमबीए करके, वो कहता है मैं 50,000 में गुजारा कैसे करूँ? मेरे 10 खर्चे हैं, मेरे घर पे फैमिली है, 10 चीजें हैं। तो अब वो कहता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता रहता है। अब वो कहता है मैं पाकिस्तान में अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता, मैं बाहर निकलूं तो रोड टूटे हुए होते हैं, मैं अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो वो कहता है इन सब चीजों से बचने के लिए वो कहता है क्यों ना मैं किसी ऐसे कंट्री जाऊं जहां पे मुझे अच्छी गाड़ी, बेसिक नेसेसिटीज, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, अच्छे रोड्स, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, कोई मसला हो तो मैं एक फोन करूं, मेरे लिए कानून हो पूरा, सही, कोई जाती ना हो मेरे ऊपर, सही बात, और मुझे अच्छा रोजगार मिले, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उस जगह पे जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी पढ़ रहा है, वाओ, और उसी प्राइस पे जो प्राइस वो दे रहा है वही प्राइस मैं भी दे रहा हूँ। वाओ, हेल्थ केयर मुझे क्वालिटी मिले, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का बच्चा जा रहा है मुझे वही हेल्थ केयर, हाँ, जो पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते।
इन सब के ऊपर लोग कहते हैं कि यार एक बहुत बड़ी कॉस्ट बेयर करते हैं, अपनी फैमिली अपना मुल्क छोड़ के जाना है, बहुत ही बड़ी कॉस्ट है मेरी नजर में। ये छोटा सा इतना आसान फैसला नहीं है, लेकिन आप करते हो। उसकी वजह ये कि जो आपको रिटर्न मिल रहा होता है वो बहुत ज्यादा है। आप जब वहाँ जाते हो तो आप कहते हो यार मैं तो कहाँ रह रहा था, यहाँ तो मैं घर में पानी नहीं आता मैं इसकी टेंशन में होता हूँ, यहाँ बिजली नहीं आती मैं इसकी टेंशन में होता हूँ, वहाँ जाऊँ तो वहाँ तो ये मसले ही नहीं है, उनके मसले ही बड़े हैं बहुत हमसे। हाँ। ये तो उनकी नेसेसिटीज है। हाँ, ये तो मतलब एनीवेज। ये तो मिलना ही मिलना है, मतलब इस पे तो वो दो राय नहीं है कि आपको बोले कि हम दे रहे हैं तो वो एहसान जता रहे हैं। हाँ। ये तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान में तो आपको पानी भी नहीं दे रहे और फिर भी एहसान जता रहे हैं कि चलो टैंकर तो मिल रहा है वाटर आपको। जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप जब वहां जाते हो तो आप कहते हो यार ये तो बेसिक चीजें थी, इन पे तो मैंने सोचना ही नहीं कि भाई बच्चे को तालीम कहाँ से देनी है, हाँ। हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाना है, अल्लाह ना करे वो बीमार होता है तो आपने कहा ये टेंशन तो मेरी हटेगी। हाँ। अब टेंशन आपकी क्या है, आपकी कोई टेंशन ही नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हो तो अब भी वो अनाउंस है हाँ। जब तक नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही। तो आप कहते हो यार ये तो मेरे तो मसले हल हो गए सारे, हाँ। मैंने तो कमाना है और खर्च करना है, हाँ। बाकी तो कोई मसला ही नहीं है मेरा। हाँ। तो ये फायदे होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको ये सवाल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन फाइनेंस। हर चीज को छोड़ने की एक कॉस्ट होती है। हाँ। अगर आप यहाँ से जा रहे हो, ये आसान फैसला नहीं है, आप इतना दूर, लेट्स से अगर मैं कनाडा की बात करूँ हाँ। तो कनाडा में ठंड बहुत है। हाँ। अब आप एक वेदर में जा रहे हो बिल्कुल जहाँ पे इतने हाँ। सारे महीने तो सर्दी रहती क्लाइमेक्स अलग है। है, क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपके माँ बाप यहाँ हैं, आप वहाँ हो तो ये भी नहीं कि 2 घंटे में आ जाओ। हाँ, तकलीफ दे बात है। इतना दूर से आना, यहाँ पे इतना दूर जाना, ये कॉस्ट आ रही है। टिकट बड़े महंगे हैं, अगर मिडिल ईस्ट हो तो आप सस्ते टिकट में भी आ जाओ, ये कॉस्ट। और फिर दूसरी बात ये है कि आप सबसे सोशल लाइफ आपकी खत्म, आप बिल्कुल वहाँ हो जाते हो, नई दुनिया, कुछ साल रहते हो, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट भी आते हैं, आपको मुझसे ज्यादा बात करते ये सब मसले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए जो कॉस्ट बेयर वो करते हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर है तो उसको पता है मैं सारी जिंदगी भी टैक्सी चला लूँ तो मेरा बच्चा ना अच्छे स्कूल में पढ़ सकता, ना मैं उसको अच्छा घर दे सकता, ना मैं उसको अच्छी तालीम दे सकता, ना मैं अच्छी सेहत दे सकता, मैं तो उसको सही खिला भी नहीं सकता, मैं तो एसी भी नहीं गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकता। और अगर वही टैक्सी वो यूएस में चला रहे हैं तो उसको पता है मैं अगर टैक्सी ड्राइवर अगर वो 3-4 हज़ार डॉलर भी कमा रहे हैं तो वो कह रहा है मेरा बच्चा आईफोन भी यूज करेगा लेटेस्ट वाला, उसको पता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में भी जाएगा और उसको हेल्थ केयर भी अच्छा मिलेगा, बीमारी के वक्त पता है गवर्नमेंट खड़ी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि उसको जाना चाहिए या नहीं, पहले फुर्सत में जाएगा। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और जिनकी नौकरियां अच्छी नहीं है, जिनको ये सब कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है, वो तो कहेगा भाई पहली फुर्सत में मैंने क्योंकि मैं कुछ भी करके थोड़ी कॉस्ट बेयर कर लेता हूँ, मेरा फायदा है। कौन लोग नहीं जा रहे? तो बहुत सारे लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी रिसेंट जॉब हुई थी कोई अगस्त में, मेरे पास सिलेक्शन लेटर आया था, मेरी सितंबर 4 की जॉइनिंग थी इसी साल। उससे पहले मेरे ख्याल कुछ और थे, उसके बाद कुछ और। तो मैं क्या ख्याल आते हैं मैं वो बता। तो जब मैंने किया तो मेरे पास पीएचडी हुआ, तो मेरे दोस्तों ने बोला मुझे कि तुम कनाडा अप्लाई करो स्टेट एक्सप्रेस एंट्री। तो ये बात आप मुझे आपसे तो उन्होंने कहा आप एक्सप्रेस एंट्री पे अप्लाई करें, आपके पीएचडी के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही तो जो आपकी एज के पॉइंट्स भी होंगे वो भी आपको फटाफट सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। तो चांसेस ज्यादा है, वो ना हो तो अल्लाह ताला मालिक है, लेकिन उन्होंने कहा आपके चांसेस ज्यादा है, आपको 15 पॉइंट्स पीएचडी के एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसे ही तो आप करें, आप कोशिश करें। तो मैंने भेज दिया अपनी डिग्रीज को, मुझे वेस्ट भेजी, बल्कि सेस भेजा सेस भेजा मैंने कहा ताकि वो इवैल्यूएट करके मुझे बता दें कि मैं इक्विवेलेंट हूं या नहीं। हां, आगे होगी इक्विवेलेंसी। उन्होंने मुझे इक्विवेलेंसी दी, आपको कनाडा के पीएचडी के बराबर हमने मान लिया। ये इक्विवेलेंसी आई, इसमें लगा 2 से 3 महीने। इन 2 से 3 महीने में मैंने अप्लाई किया पता है गवर्नमेंट सेक्टर में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज दैट कम्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। और पीएचडी की बेसिस के ऊपर उन्होंने मैंने अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड था 19। वाओ। तो जब मेरा सिलेक्शन बोर्ड हुआ और मैं वो क्लियर किया, तो जब ये जो कनाडा से एक्सपीरियंस आई थी, इससे पहले मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। वाओ। जब ये अपॉइंटमेंट लेटर आया तो डायरेक्ट 19 ग्रेड। वाओ। जब 19 ग्रेड था तो मैंने कहा अच्छी अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया तो अगेन वही वाली बात कि वो स्टार्टिंग ग्रेड 19 प्लस वर्कलोड बहुत कम था। प्राइवेट सेक्टर में मुझे 4 कोर्सेज पे जो पे करते थे उससे ज्यादा पे कर रहे हैं, और मेरा वर्कलोड कम हो गया 3 कोर्सेज। और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको पता है टाइमिंग पे लीनियंसी और 10 चीजों पे आपका एक रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है। तो मतलब मैं ये सोचूं अगर मुझे कुछ नहीं करने के वो पे कर रहे हैं कंपैरेटिवली, कुछ भी नहीं करने के काम, और मुझे इतना पे कर रहे हैं, तो अब जब मैंने कंपेयर किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली, तो मैंने कहा यार यहाँ तो मेरा ऑफ हो जाता है, मैं घर आया हूँ, मेरे पास पूरा दिन है, मैं कुछ भी करूँ तो बिजनेस करूँ, कुछ भी करूँ, अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, मेरे माँ बाप का मेडिकल मेरी गवर्नमेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बेयर कर रही हूँ, मेरे बच्चों का बीवी का मेडिकल अगर होता है, शादी होती है तो वो अभी तो आप सिंगल है जी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो अगर कल को मैं मैरिड भी होता हूँ तो मेरा फैमिली का जो मेडिकल होगा साथ, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, तो मुझे मेडिकल की तरह टेंशन नहीं है, पेंशन मुझे मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, जो वो टेंशन नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट देखने के बाद अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए बाहर या नहीं। तो अब मैं उस सिचुएशन पे आ गया हूँ कि यार बाहर whether I should go or not। हाँ। तो मैंने ये फैसला लिया, मैंने कहा ये फैसला तो डर है कि मैं ये छोड़ के तो नहीं जाऊँ। वाओ,
हाँ जाऊंगा, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाऊंगा। विजिट करने जाऊंगा, एक्सप्लोर करने जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, मैं सिटीजनशिप भी लेने का सोच रहा हूँ, मतलब एक माइंड में आता है कि यार पासपोर्ट हो, सिक्योरिटी, मल्टीपल। हाँ, लेकिन उसका तरीकेकार क्या है, तो तरीकेकार अब दूसरा निकालने का सोच रहा हूँ, लेकिन एक चीज क्लियर है, वो ये है कि मैं ये छोड़ के नहीं जाऊंगा, I'll stay in Pakistan. ये छोड़ के नहीं जाऊंगा। दूसरा ये हो सकता है कि हमें छुट्टियां कोई मिल जाए, कि हमें एक्स वो मिलती है फॉरेन लीव, उस पे हम जा सकते हैं 5 इयर्स की छुट्टी लेके विदाउट पे। तो 5 इयर्स ऐसा टाइम होता है कि आप उसमें कहीं सिटीजनशिप लेके वापस भी आ सकते हो, आप काम कर सकते हो वापस, या कल को फ्यूचर में मतलब कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी बने अगर, तो बिल्कुल मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये बात होती है। क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस इन सच अ प्रीशियस टाइम यू गिव अस, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ हमारे ऑडियंस के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट होगा, और मेरे लिए तो खास तौर पे था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर, जो भी आप करें फ्यूचर में, और ऑलरेडी माशाल्लाह इतना कुछ आपने अचीव किया हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ तो मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।